तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको सारी रणनीति समझा दिया था, यानी हम लोग क्लास 10th का साइंस और मैथ किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, सब कुछ हमने उसमें बता दिया था। आपका टाइम टेबल कैसे होने वाला है, कितने समय वीडियोज आएंगी और क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो देखा होगा और उससे समझ गए होंगे कि हम लोग साल भर किस तरीके से पढ़ाई करने वाले। इवन साल भर नहीं बचा, मुश्किल से मुश्किल अगर हम कहें तो 6 या 7 महीने हम लोगों के पास हैं। तो इसी समय में हम लोगों को सारा कुछ पढ़ना लिखना है और सब कुछ एकदम खत्म करना है टॉपिक वाइज। तो आज हम लोगों की क्लास पहली शुरू होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो शायद आप मंगलवार को देख रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो सोमवार को शाम को ये शूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग आपकी पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। एकदम एक्साइटेड हो जाइए अपनी पहली क्लास के लिए, क्योंकि जो पहला क्लास होता है, देखिए किसी भी अगर आप चैप्टर को शुरू करते हो और उसका पहला क्लास आप देखते हो और अगर आपको पहला क्लास समझ में आ जाता है तो बाकी के जितने भी वीडियोज आएंगे या जितने भी आपके चैप्टर आप पढ़ोगे धीरे धीरे वो आपको सब समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आपका क्लास 1 शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट किया था कि हम आपका मैथ और साइंस का पूरा पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ, यानी गणित से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित से डरते हैं, उनको कुछ नहीं आता, वो सोचते हैं कि क्लास 10th में बस हम पास बस हो जाएं। तो देखिए गणित इतना कठिन नहीं है जितना लोग आपको बताकर डरा दिए हैं। गणित बहुत ही सरल और रोचक विषय है। अगर आप इसे पढ़ते और समझते चले जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का क्लास 10th का क्लास 1 रहने वाला है और वो भी मैथ का। बैच का नाम मिशन 2026 बैच हमने रखा है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो जैसे ही वीडियो हम डालते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप बिना देरी के वीडियो देख पाते हो। ठीक है, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा जो आपके साथ पढ़ाई लिखाई में इच्छुक हैं या जो आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि आप शुरू से मैथ पढ़ रहे हो और वो भी मैथ पढ़ें, ताकि दोनों का कंपटीशन लेवल एकदम अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो पहला चैप्टर है, हाँ तो हम लोग यहाँ पर आपका पढ़ रहे थे क्लास 1 मैथ का, वो भी पहला पार्ट। पहला पार्ट का क्या नाम है, पहले पार्ट का आपका नाम है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। देखिए एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए वास्तविक संख्याएं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्या का मतलब होता है आपका रियल नंबर। अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। देखिए जब संख्या की बात आती है तो संख्या कई तरीके के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सारी संख्याएं हैं। लेकिन उनमें से हमको सारी नहीं पढ़नी है, हमको केवल पढ़नी है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जिस संख्या की मदद से हम लोग संसार में स्थित वस्तुओं को काउंट कर पाते हैं उस संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी जिन संख्याओं की मदद से आप अपने आसपास की स्थित चीजों को गिन पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में बोले तो रियल नंबर। इतना बात समझ में आया। अब वास्तविक संख्या जो होती है, देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती है इस हिसाब से, वास्तविक संख्या के हिसाब से। संख्या आपकी कितनी प्रकार की होती है, संख्या जिसको आप अंग्रेजी में नंबर बोलते हो, संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, नंबर।
संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका वास्तविक संख्या, एक होता है आपका वास्तविक संख्या जिसे आप बोलते हो रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। दूसरा कौन सा होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक जो संख्या होता है वो केवल कल्पना में है, वास्तविक में इसका कोई आधार नहीं है। तो काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो देखा करिए कभी कभी आर ऐसे लिखा होता है, तो जब भी ऐसे आर लिखा रहे आप समझ जाइए वो रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। और कभी कभी यहाँ आई लिखा रहता है, आई बोले तो इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कभी कभी आई एम भी लिखा रहता है, कभी कभी आई लिखा रहता है। तो ये जो आई है, आई को बोलते हैं अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या जिसका हम केवल कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कक्षा 10 में नहीं। जब आप क्लास 11th में जाओगे और मैथ से पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक चैप्टर मिलेगा सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या या द्विघात समीकरण। वहां पर आपको ये काल्पनिक संख्या पढ़ना पड़ेगा। वहां पर आपको एक चीज समझाया जाएगा, आई स्क्वायर बराबर माइनस की 1, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, अगर आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, हालांकि ये आपके चैप्टर का टॉपिक नहीं है। तो ये जो है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को फिर से आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आप क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़े हो तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होता है आपका परिमेय संख्या और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। यानी ये जो वास्तविक संख्या है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होता है आपका वास्तविक, सॉरी वास्तविक नहीं, ये एक होता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप इसकी भूमिका को समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे क्लास 9th से, क्योंकि क्लास 9th में आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं, इवन बहुत कुछ पढ़ा है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहती है लेकिन q का मान 0 नहीं होता, वो क्या कहलाता है? आपका परिमेय संख्या कहलाता है। यानी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो लेकिन q का मान 0 ना हो, या ऐसे भी बोल सकते हो ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो लेकिन उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये है भिन्न के रूप में, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहती है और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होता, क्या कहलाता है? आपका परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती, क्या कहलाती है? आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप कहोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाइए। देखिए, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3/5, जैसे हमने लिख दिया 5, जैसे हमने लिख दिया 7/2, ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर 5 कैसे परिमेय संख्या है? आप याद कीजिए क्लास 9th का पहला ही क्वेश्चन आपको ये दिया था, बताइए क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आपने लिखा था वहां पर कि हाँ सर 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप उसके बटे में 1 लिख सकते हो। तो ऐसे ही 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। देखिए, इसका हर 0 नहीं है, लेकिन अगर हर 0 हो जाए तो क्या वो परिमेय संख्या होगा? नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए 5/0
क्या परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में आ गया 0। कोई अगर आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि इसका मान इनफाइनाइट होगा। इसका मान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब अनंत। या ऐसे बोल दीजिएगा कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इतना बात समझ में आया? अपरिमेय संख्या जैसे अगर हम कहें √2, जैसे हम कह दें 1.00100010001 ऐसे चलता जाए, ये सभी क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? हमने आपको संख्या बताया, संख्या का मतलब जिनसे हम वस्तुओं को काउंट करते हैं। तो संसार में स्थित जितनी भी वस्तु है उनको काउंट करने के लिए जिन संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, या जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, या जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वो तो हमारी हो गई वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। ठीक है। और जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनको केवल कल्पनाओं में ही स्वीकार किया गया है, उनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको आई से दर्शाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर काल्पनिक संख्या का एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए, दिखाइए थोड़ा सा काल्पनिक संख्या होता कैसा है। तो देखिए, थोड़ा देख लीजिए काल्पनिक संख्या कैसा होता है। अगर हम कहें अंडर में -2, अंडर में अगर हम -2 कर दें, या हम अंडर में माइनस मान लेते हैं 7 कर दें, तो इस तरीके की जो संख्याएं हैं इनको वास्तविक रूप से एग्जिस्ट नहीं किया गया है, ये केवल कल्पनाओं में ही है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड तैयार अपने पाठ के लिए कि संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याओं के प्रकार क्या है। हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। अब इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज, और इरेज करने के बाद आपका सवाल तुरंत तुरंत हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है। चलिए इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज, और इरेज यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। चलिए यहाँ पर ये हो गया, पूरा इरेज हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल जो हैं आपके बहुत ही सरल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बस हम आपको एकदम सरल तरीके से समझाते हुए चलेंगे। आप जरूर पेन पेपर लेकर बैठिए और हमारे साथ प्रश्नों को हल करते हुए चलिए। ठीक है। और किताब अगर आपके पास किसी और प्रकाशन की है तो उसमें देखिए एनसीईआरटी के प्रश्न भी दिए होंगे उसमें। ठीक है। या एनसीईआरटी की अगर बुक है आपके पास तो उसमें आप सवालों को मैच कराते हुए चलिए, हमारे साथ पढ़ते हुए चलिए, आपका सिलेबस एकदम कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। यानी हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बदलना है। यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, बदलना है। ठीक है। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए जो पहला सवाल है आपका, यहाँ अगर हम पहला सवाल लिखें तो पहला सवाल है आपका यहाँ पर 140। ठीक है। पहला सवाल कितना है यहाँ पर, 140 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है आपका 140। 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सिंपल सा इसमें कहेंगे आप इसका एलसीएम निकालिए, मतलब लसा निकालिए। ठीक है। उससे पता चलता है कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 140 का जब एलसीएम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सबसे पहले 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 जीरो हम जीरो, फिर 2 से काटोगे तो 70 का आधा हो जाएगा 35। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, फिर ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से कटेगा, क्योंकि देखिए शुरू में हम 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर आगे काटते हैं। ठीक है। चूंकि ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 हो गया। इसका मतलब ये है इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, तो 140 का अगर हम देखें अभाज्य गुणनखंड तो आया यहाँ पर 2 गुणे यहाँ पर 2
फिर गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए ये जो संख्याएं आई हैं, ये 2, 5 और 7, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे, क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में इसको बदल चुके हैं। किसको? 140 को। 2 भी स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, 5 भी स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, वैसे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? देखिए 2 बार आया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर गुणित्ते 5 और गुणित्ते 7, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सोचिए इतना सरल है आपका सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सवाल हमने क्या कर दिया? आपका पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। सिंपल सा हम लोग लसा निकाले हैं। लसा निकालने के बाद वही हमारा क्या बन गया? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बन गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए। यहाँ तो पहला सवाल था, अब यहाँ पर दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर ये कह रहा है कि 156। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा क्या है? 156 है। तो यहाँ पर हम लोग 156 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 156 का। तो हमने आपको बताया है क्या करना है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है, मतलब लसा निकालना है। तो 156 का हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ पर लसा निकालते हैं। तो 156 का लसा निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, यानी 78 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18 हो जाएगा। उसके बाद इसको 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9। अब ये जो 13 है ये 13 से ही कटेगा। तो 13 को 13 से काटिए, तो 13 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, लसा आपने निकालना सीखा होगा। तो अब हमारे पास 156 का खंड आ चुका है, वो भी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लोग 156 लिखेंगे बराबर। अब ये आया है कितनी बार? देखिए 2 जो आया है वो आया है 2 बार। तो पहले आप तो ऐसे लिख लीजिए जैसे ये लिखा है, 2 गुणित्ते 2, फिर है 3, फिर गुणित्ते है 13। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर गुणित्ते 3 गुणित्ते यहाँ पर 13। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? दूसरे सवाल का आंसर हो गया। ये आपके दूसरे सवाल का आंसर। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न समझ में आया है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको करेंगे यहाँ पर इरेज, पहले क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग तुरंत लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? इरेज करने वाले हैं। जब तक हम इसको मिटाते हैं तब तक आप अपने रफ में ये सवाल उतार लीजिए या लगा लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे इरेज। देखिए हम लोगों का यहाँ पर ये हो गया। अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल है 3825। 3825 मतलब 3825। जो तीसरा सवाल है आपका वो है 38 और 25। अब ये जो 3825 है इसको कैसे करेंगे? तो हमने आपको बताया सबसे पहले इसका आप निकाल लीजिए एलसीएम, मतलब लसा। तो जब आप लसा निकालोगे 3825 का तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 3825, फिर इसका निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए सबसे पहले ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है। ठीक है, तो क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए इसको जोड़िए, 3 और 8 11, 11 2 कितना हो जाएगा? 11 2 13, 13 5 कितना हो जाएगा? 18। मतलब ये 3 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। मतलब देखिए 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। मतलब ये जोड़ रहे हैं 3 8 2 और 5, तो वो 18 आ रहा है, और 18
3 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो इसको 3 से काटते हैं। ठीक है, तो जब इसको 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 एक कम 3, फिर 3 दूना 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी ये 1275 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अब इसको फिर से 3 से काटते हैं, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 चौक 12, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब क्या ये 3 से कटेगा, तो देख लेते हैं। देखिए 4 दूई 6, 6 5 11, मतलब 11 आ रहा है, 11 तो 3 से कटता नहीं है, तब ये 5 से कटेगा। ठीक है, जब 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, ये एक बार में नहीं जाएगा, 5 8 40 और 5 बचे 25, मतलब ये 85 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 और यहाँ पर 5 सते 35, 17 आ गया। अब 17 को 17 से ही काटा जा सकता है, तो 17 को 17 से काट दिए तो कितना आ गया आपका, 1 आ गया। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो इसमें हमने देखा 3 2 बार आया है और 5 2 बार आया है। इसको लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर गुणित 5 का स्क्वायर गुणित 17, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, इस सवाल को लगा लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लसन निकाल कर बताया है। ठीक है, ये तो सवाल हो गया समाप्त। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल हमारा कहाँ गया। ठीक है, अगला सवाल है आपका 5005। अगला सवाल क्या है, 5005। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ लगा दें, यहाँ पे ये मान लेते हैं चौथा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5005। अब 5005 है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या निकालोगे आप, एलसीएम मतलब लसा। तो 5005 का लसा निकालोगे तो सबसे पहले देखोगे क्या ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका अंतिम अंक विषम है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। तब किससे कटेगा, ये 5 से। तो 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 5 जीरो हम जीरो, 5 जीरो हम जीरो, फिर 5 एक कम 5। अब ये किससे कटेगा तो देखते हैं, ये अब 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से। ठीक है, 7, क्योंकि 5 के बाद 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या है, इसके अंक में क्या है, विषम संख्या है। तो 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 एक कम 7, 3 बच गया, तो 7 चौक 28, कितना बच गया तब तो आपका 2 बच गया, तो और 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21। यानी 7 से काटने पर ये 143 आएगा। ठीक है, अब 143 किससे कटेगा, तो इसको किससे काट देते हैं, 11 से काट देते हैं। किससे काटते हैं, 11 से। तो 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11, बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो 11 तिया 33, फिर 13 से काटते हैं। 13 से काटेंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी ये आपका 5005 का गुणनखंड आ चुका है। कितना आया है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 आया है, फिर आया है 7, तो गुणे में 7, फिर गुणा 11 और फिर गुणा 13। देखिए इसमें कोई भी अंक 2 बार नहीं आया है। ठीक है, 2 बार नहीं, जैसे 5 2 बार नहीं आया, 7 नहीं आया, 11 नहीं आया, 13 नहीं आया, तब हम इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अगर 2 बार आता तो उसी अंक के ऊपर क्या लगा देते, स्क्वायर लगा देते। इतना बात समझ में आया, यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका ये जो 3825 था उसका भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, 5005 का भी निकाल दिया। अब चलते हैं इसको इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद अगले प्रश्न को हम लोग लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और आप उम्मीद करते हैं हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर और पेन लेकर सवालों को लगा रहे होंगे। ठीक है, सवालों को जरूर लगाइएगा, क्योंकि हमारे साथ अगर लगाएंगे आप तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लगाने के बाद फिर से अगर आप पढ़ोगे उसको, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज, और अगले सवाल को आपके स्क्रीन पर लिखते हैं, मतलब लगाते हैं। ठीक है,
देखिए जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, 74 29। ठीक है, 74, 5वां प्रश्न है ये, 74 29। तो इसको किस से काटेंगे? तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे 17 से। किससे काटेंगे? 17 से। आप कहोगे सर डायरेक्ट 17 से, ये इधर किसी से कटबई नहीं करेगा, आप कितना भी ट्राई कर लीजिएगा ये इधर सबसे पहले नहीं कटेगा। ठीक है, हम लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में एकदम छप गया है कि अगर ये आएगा तो ये शुरुआत 17 से ही होगा, इसलिए 17 से काट के इसको देखते हैं। देखिए 17 तिरिक 51 होता है, 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 पचे 85, तो 17 चौका 68। ठीक है, कितना बचा? यहाँ पर 6 बचेगा। क्यों? क्योंकि 74 में से अगर 14 में से आप क्या घटाओगे? 8 घटाओगे, 17 चौका 68, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 17 तिरिक कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 हो जाएगा तो 62 में से अगर आप 51 को घटाओगे तो 11 बचेगा। 11 और ये जो 9 लिखा है 119 हो जाएगा। अब आप जानते हो 17 सत्ते कितना होता है? 119 होता है। अब इसको 19 से काटिए। किससे काटिए? 19 से। तो 19 दूना कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो 19 दूना 38। अब आप 43 में से 38 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 बगल में 7 लिख दें तो 57 हो जाएगा। तो 19 त्रिक 57, और ये हो गया 23, तो 23 को 23 से काटते हैं, ये हो गया आपका 1। ठीक है, यानी इसका जो खंड आया वो कितना आया? वो आया 17 गुणते 19 गुणते यहाँ पर 23, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो पहला सवाल था कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बदलिए, हमने इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा ये जो सवाल ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको हम चाहते तो लिख देते, लेकिन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं क्योंकि आप जानते हो ये वाइट बोर्ड है। ठीक है, वाइट बोर्ड है, इस वजह से यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम लिख लिख के समझा रहे हैं। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिख देते और इधर उत्तर बता रहे होते। ठीक है, तो आप क्या करिए, सहयोग के रूप में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम लोग शानदार तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आए होंगे, और आप इन प्रश्नों को जरूर हल करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में हर साल इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, इस साल 156 का पूछा था, इससे पहले वाले में 140 का पूछा था, तो मे भी इस साल हो सकता है इसका पूछ ले 74 29 का, या 38 25 का, या 5005 का, या हो सकता है पहले ही 140 या 156 को रिपीट करे, तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर इसको पढ़ के जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तब तक आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल पहला वाला खत्म। अब चलते हैं दूसरे वाले सवाल पर। देखिए दूसरा वाला सवाल क्या कर रहा है, सवाल को हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप अपनी किताब से मैच कराते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम पढ़ के आपको सुनाते चले जा रहे हैं और जो सवाल है उसको हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझा देते हैं। ठीक है, संख्या लिख दें पहले, संख्या पहला सवाल लिख देते हैं, उसके बाद सवाल से ही समझाते हुए चलते हैं। सवाल है आपका 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 है। अब आपको थोड़ा सवाल समझाते हैं। देखिए सवाल कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं दी हैं उनका सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, मसा निकाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या निकालिए, HCF निकालिए। ठीक है, उसके बाद आप इसका लसा निकालिए यानी LCM निकालिए। फिर आप पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करवा के और इधर HCF और
एलसीएम का गुणा करवा के चेक करिए क्या दोनों संख्याओं का जो ये गुणनफल है वो मस और लस के गुणनफल के बराबर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर गड़बड़ आप हल कर रहे हो। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसका मस निकालना है, फिर लस निकालना है, फिर क्या करना है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करवाना है, उसके बाद मस का लस में गुणा करवाना है, फिर देखना है क्या दोनों बराबर आते हैं। अगर बराबर आते हैं तो ठीक, नहीं बराबर आते हैं तो फिर आप चेक करिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं, यानी यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। अब जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF हम भाग विधि से लगाएंगे, भाग विधि सरल पड़ता है। ठीक है, भाग विधि में होता क्या है कि जो छोटी संख्या होती है उससे भाग करते हैं बड़ी वाली संख्या में। अब भाग कर दिए तो यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। ठीक है, कि 4 बार, 4 दूनी 8, 4 छः 24, नहीं 3 बार ले जाते हैं। अगर 3 बार ले जाएंगे तो तीछक हो जाएगा 18 और 3 दूनी 6, 6 1 7 हो जाएगा। अगर 4 बेरिए ले जाते तो ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो 11 में से 8 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ पर 8, 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1। ये जो शेषफल बचता है, इस शेषफल से फिर से भाग देते हैं उस संख्या में जिस संख्या से हमने शुरुआत में भाग दिया था। तो शुरुआत में हमने 26 से भाग दिया था, तो 26 में यहाँ भाग दे देंगे 13 से। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 13 दूना के 26, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। जब पूरी तरीके से कट गया तो हम देखते ये हैं कि लास्ट में कौन सी ऐसी संख्या थी जो इसको काट रही है। तो यहाँ पर हम देखें कि 13 ऐसी संख्या है लास्ट में जो 26 को भी काट दी और 13 सते 91 यानी 91 को भी काट रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मस होगा यानी HCF जो होगा, HCF, आप HCF का फुल फॉर्म नहीं जानते होगे तो हम आपको बता दें, अगर जानते होगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी महत्तम समाप वर्तक। अब यहाँ पर HCF कितना आया, तो 13 आया, क्योंकि 13 ही वह संख्या है जो लास्ट में सभी संख्याओं को काट रही है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं इसका, इसका निकालते हैं अब लसा, यानी HCF तो आ गया 13। अब इसका क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। तो लसा कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का जैसे लसा निकाला जाता है, यानी 26 और 91। यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करना है, 2 से काटते हैं, काटेंगे तो 13 आ जाएगा, यहाँ पर 91 आ जाएगा। अब किससे काटेंगे, तो 7 से काटते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, फिर 7 एकम 7, 7 एक 21। अब यहाँ पर आ गया 13, 13 को 13 से काट सकते हैं, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, और जब एक एक आ जाता है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, हमारा पूरी संख्या कट चुकी होती है। अब क्या करना है, अब अगर हमको लसा निकालना है तो इनका आपस में गुणा करवाना पड़ेगा। यानी अगर हमको 26 और 91 का एलसीएम चाहिए तो हमको क्या करना है, 2 गुणे, यहाँ पर है 7 गुणे, यहाँ पर है 13, तो 13 सते कितना हो जाएगा, 13 सते हो जाएगा 91। 91 का अगर हम 2 में गुणा कराएं तो 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। यानी 26 और 91 का जो लसा आया वो कितना आया, 182 आया। ठीक है, हमने इसका गुणा करवा दिया है, 13 सते 91, 91 का 2 में अगर आप गुणा करवा को देखोगे तो 182 आएगा, 2 एक कम 2, 2 नवा 18। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि इसका जो लसा है वो 182 आएगा। ठीक है, 182 यहाँ पे लिख देते हैं। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हमसे क्या करा है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या करके देखिए क्या ये मस और लस के बराबर आता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा है 26, दूसरी संख्या हमारा है 91, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या में हमने गुणा करवा दिया। गुणा करवाने के बाद यहाँ पर है देखिए HCF, तो HCF है हमारा 13 गुणते यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम कितना है आपका 182। तो आपको क्या करना है, देखना है क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो अगर आप 182 को लिखना चाहो, देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसका गुणा करवा लो। इसका जब आप गुणा करवाओगे तो देखोगे कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर।
ये आप करवा के देख लेना, ठीक है। हम जो बता रहे हैं, जो यहाँ पर तुरंत अप्लाई कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए, बराबर। देखिए कैसे, आप गुणा करवा लीजिएगा, ठीक है, आप जरूर गुणा करवाइएगा। हमको देखिए हम कैसे कर रहे हैं। हमने लिखा 26 और 91 बराबर 13 है, ये है। 182 को हमने 2 गुणते 91 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 गुणते 91। तो 13 दूना हो गया 26, यानी 26 गुणे 91 इधर तो था ही। 13 दूना हो गया 26 गुणे 91। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इधर 26 इधर 26, गुणा इधर भी है गुणा इधर भी है, 91 इधर भी है 91 इधर भी है। मतलब यहाँ पर ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आप कहोगे सर क्या हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हो, बट अब कॉपी चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो गुणा करा के आपको आंसर मानता है कि ऐसे मानता है, ठीक है। हालांकि गलत ये भी नहीं है, और जब आप गुणा कराओगे तो दोनों का उत्तर भी सेम आएगा, गलत वो भी नहीं है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए गुणा कराने में हमको यहाँ समय लगता, तो वो तो गुणा आप भी कर सकते हो। तो इस वजह से हमने ये तरीका अपना लिया बराबर दिखाने का। आप क्या करिएगा, आप गुणा करवा लीजिएगा, ठीक है। गुणा करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। सिंपल सा क्या कह रहा था, सबसे पहले हमको मसा निकालना है, हमने मसा यहाँ पर निकाल दिया, 13 आ गया। फिर कह रहा था एलसीएम निकालिए, हमने एलसीएम निकाल दिया तो 182 आ गया। फिर हमसे क्या कह रहा था, कह रहा था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या में आप गुणा करवा लीजिए, हमने गुणा करवा दिया। फिर मसा का लस में गुणा करवाइए, तो मसा का लस में गुणा करवा दिया। फिर कहा देखिए क्या दोनों ये बराबर आते हैं, तो हमने देखा ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला सवाल है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और फिर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज, ठीक है। तब तक आप दूसरा सवाल उतार लीजिए और दिमाग लगाइए कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप उसका मसा निकाल पा रहे हो तो मसा निकाल दो, लसा निकाल पा रहे हो तो लसा निकाल दो, नहीं तो हमारे साथ तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो अगला सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका 510 और 92 कितना है। दूसरा सवाल यहाँ पर 510 और 92, ये सवाल है आपका, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे आपने पहला सवाल किया है। कैसे, सबसे पहले इसका क्या निकालना है, मसा निकालना है, फिर इसका लसा निकालना है, फिर दोनों का गुणा करवा के मसा और लसा का गुणा करवा के चेक करना है क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको तुरंत ही हल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मसा निकालेंगे। तो मसा किस विधि से निकालते हैं, भाग विधि से, सरल पड़ता है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग, तो 92 का भाग 510 में, जब 92 का भाग 510 में देंगे तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 बार में ले जाएंगे, 9 पचे 45, यानी 5 बार में, 6 बार में जाएंगे तो 54 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 दूना के 10 और 5 45 और 1 46, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। 11 में से 6 गया 5, 50 बच गया। अगर 50 को अगर हम देखें तो 92 में फिर से भाग कर देते हैं, क्योंकि जो शेष बच जाता है उससे भाग करते हैं उस संख्या का जो शुरू में भाग दिया जाता है। तो भाग 92 से दिया गया था तो 92 में भाग कर दिए। तो 50 एक कम हो गया, यहाँ पर 50, कितना बचा यहाँ पर 42 बचा। अब 42 से भाग देंगे किस में, 50 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 42 एक कम 42, बचा कितना 8, फिर 8 से भाग देंगे 42 में, तो ये 42 हो जाएगा। तो 8 पन 40, कितना बच गया आपका, तो 8 पन 40, तो बच गया यहाँ पर 2। अब 2 से भाग देंगे 8 में, तो 2 चौक हो गया 8, ठीक है। मतलब ये जो लास्ट में संख्या है 2, ये सबको काट दे रहा है, तो इसका मसा कितना आएगा, 2 आएगा। यानी
हम लोग मसा निकाल रहे थे, तो मसा हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका लसा निकालना है। तो लसा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 510 और यहाँ पर हो जाएगा 92। अब इसका हम लोग निकालते हैं लसा। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 छौ 12। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 255 और ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको 5 से काटना है या 3 से। 5 2 7 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 8 24 और 3 पचे 15 और यहाँ पर है 23। फिर इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 सते 35 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया आपका 23। तो अब ये 17 से कटेगा, 17 17 से कटेगा, बच गया 23। तो 23 किससे कटेगा, 23 23 से ही कटेगा। यानी ये पूरी तरीके से आपका कट गया। क्या आया, 2 2 3 5 17 और 23 आ गया। यानी अगर हम लसन निकालने जाएं, लसन निकालने जाएं तो 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर। फिर गुणे लिख देंगे 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 17 और यहाँ पर हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसका आप गुणा करवा के देख लीजिएगा कि इसका आपका लसक कितना आएगा। ठीक है, अगर हम गुणा करवाएंगे तो गुणा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत गुणा करवाना हो तो गुणा करवा सकते हैं। जैसे 2 दूना 4 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और यहाँ हो गया 17 और यहाँ पर हो गया 23। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, हम तो छोड़ दे रहे हैं बट आप मत छोड़िएगा। आप क्या करवाइएगा, इसका गुणा करवाइएगा और देखिएगा कितना आता है। ठीक है, अब चलिए हम लोगों का मसा भी पता चल गया और लसा भी पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करवा देते हैं, उसके बाद मसा का लस से गुणा करवा देते हैं। देखते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर आएगा। तो यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मस यानी HCF इंटू लस। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा है 510 गुणित दूसरी संख्या है हमारा 92, मस हमारा है 2 गुणित, अब यहाँ पर क्या है लस, लस है 60 गुणित 17 गुणित 23। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला और ये वाला पक्ष आपस में बराबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आप जानते हो 23 चौका 92 होता है। तो अगर हम देखें तो 60 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखे 510 गुणित 92 और यहाँ पर है 2 गुणित, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणित, यहाँ पर 4 नहीं लिखे 2 लिख दें, 2 गुणित 30 लिख दें। 60 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणित 30, क्योंकि आप जानते हो 30 दूना 60 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 17 गुणे 23। अब देखिए आप जानते हो क्या, 2 दुना के होता है 4, 2 दुना के 4 हो गया। अब इस 4 का अगर 23 में गुणा कराओ तो 23 चौका 92 होता है। यानी और 17 तिरिक कितना होता है 51, तो इधर लिख दे 510 गुणित 92 बराबर। अब देखिए 17 तिरिक 51 होता है, तो 17 तिरिक 51 हो गया, एक को जीरो यहाँ लगाए तो जीरो लगा दिए, फिर गुणा 2 दूना कितना हो गया 4, 4 का 23 में गुणा करा देंगे तो 92 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी यहाँ पर भी 510 गुणे 92 है, यहाँ पर भी 510 गुणे 92 है। अब यहाँ पर आप गुणा करवा के चेक करोगे तो दोनों आपका क्या आएगा, सेम सेम आएगा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट गुणा करवाओगे फिर यहाँ पर 2 का इनसे गुणा करवाओगे तो आएगा बराबर ही। चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे आप गुणा करवा के देखिए। आप इधर देखिए दोनों आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है आप गुणा करवाओगे तो उसका उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा सवाल 510 और 92 का। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, उसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। ठीक है, तब तक आप अगला सवाल उतार लीजिए, या अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं और आपको समझ आ गया है तो आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मिटा देंगे।
चलिए अब का अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है वो है 336 और 54। कितना है आपका? यहाँ पर तीसरा वाला जो सवाल है वो है 336 और 54। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 336 और 54 का वही प्रक्रिया से हल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं 336 और 54 को। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका सबसे पहले इसका निकाल देना है आपको मस। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मस। ठीक है, मस कितना आएगा, तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसमें बड़ी संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या है आपका 54, तो 54 से भाग करेंगे 336 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका यहाँ पर 6 बार में। ठीक है, कितनी बार में, 6 बार में। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 और 2 32। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1। अब 12 से भाग करेंगे 54 में, क्योंकि 12 शेष बच गया है, तो 12 से भाग करेंगे 54 में। तो आप जानते हो 12 चौक 48 होता है और 12 पंचे 60 होता है, तो 12 चौक हो गया 48। तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब इस 6 से भाग करेंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 दूना के 12, यानी पूरी तरीके से इसको काट दे रहा है। कौन सी संख्या, 6। इसका मतलब इसका जो मसा आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। मसा तो हमको पता चल गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लसा। तो यहाँ पर लसा निकाल लेते हैं। देखिए लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लसा निकालेंगे 336 और 54 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 336 और यहाँ पर हो जाएगा 54। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 छः 12, 2 आठे 16 और यहाँ 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आठे 16 और 2 चौक 8 और यहाँ पर 27 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और यहाँ पर फिर से 27। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर 27। अब ये जो 21 और 27 ये 3 से कटेगा, तो आप जानते हो 3 सते कितना होता है, 21 और 3 नवा 27। फिर ये 3 से कटेगा, ये 7 हो गया और यहाँ पर 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से कटेगा, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब 7 जो है वो 7 से ही कटेगा, तो काट देंगे तो 1 और 1 आ गया। ठीक है, यानी इसका जो गुणनखंड आया वो कितना आया, अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 2। कितनी बार, 4 बार। उसके बाद 3 3 बार आया, फिर 7 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लस बराबर 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, तो इसका ऐसे गुणा करवा लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये हो गया 16। फिर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। और जो ये 7 बचा है इसको लिख दीजिए ऐसे गुणा में, तो गुणे हो जाएगा 7। यही आपका क्या है, लसा है। लसा आपको निकालना है, तो यहाँ पर आपको एक चीज हम छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, वो आप करिएगा। ठीक है, क्या इसका आपस में गुणा करवा के चेक कर लीजिएगा क्या ये सही आ रहा है कि नहीं। हम तो अपने तरीके से आपको सही सही पूरा बताते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी एक बार लगा के चेक करिए कि जो ये आ रहा है क्या ये सही है। ठीक है, अच्छा लसा हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब क्या करना है, पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करवा देना है। यानी अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करवाने पर क्या वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो चलते हैं चेक करते हैं। तो पहली संख्या है हमारा 336, दूसरा संख्या है हमारा 54, बराबर HCF कितना है, तो HCF यहाँ पर आया है 6, तो 6 लिख देते हैं। LCM कितना है, 16 गुणे 27 गुणे 7। आप कोशिश करिएगा कि ये दोनों इस तरफ भी आ जाएं। ठीक है, तो कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर 54 है और हम जानते हैं कि 9 छक 54 होता है। ठीक है, कितना होता है, 9 छक 54। अगर हम 27 को लिखना चाहें, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 336 चलते रहेगा, गुणते यहाँ पर है 54।
अगर हम इस 27 को लिखना चाहे तो 9 तिरिक 27 लिख सकते हैं, मतलब 9 गुणित 3। ठीक है, यहाँ पर 6 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 16। 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए 6 का 9 में गुणा करवा देंगे तो ये तो हो गया 336 गुणे 54, ये तो चल ही रहा है। यहाँ पर 9 छक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इधर 54 हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पर बचा 16 गुणे 3 गुणे 7। तो आप जानते हो कि 7 तिरिक 21, 21 का अगर हम 16 में गुणा करवा देंगे तो हमारा 336 मिलेगा। ठीक है, तो गुणे हम क्या लिख दें, 336 लिख दें। यानी यहाँ पर 9 और 6 का गुणा करवा दिए तो कितना हो गया आपका, 54 हो गया। जो बचा है वो बचा है 16 गुणे 3 गुणे 7। तो 7 तिरिक 21 कर दिए, 21 का 16 में गुणा करवा देंगे तो 336 आएगा। यानी इधर भी 336 और उधर भी 336, इधर भी आपका 54, उधर भी आपका 54। मतलब आपका उत्तर सही सही आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर आपको गुणा करवा के चेक करना है तो हम बार बार यही कर रहे हैं, आप गुणा करवा के भी चेक कर लीजिएगा, दोनों उत्तर आपका क्या आएगा, सेम सेम आएगा। हम गुणा क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि हम गुणा करवाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, आपका वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो। एक एक घंटे की वीडियो आपको हर दिन हम प्रोवाइड करें। एक घंटे में जितना भी हम लोग सवाल लगा पाते हैं, जिस हिसाब से आप अपने कोचिंगों में पढ़ते हो, बेंच पर बैठ के या क्लास में पढ़ते हो, सेम उसी फीलिंग के साथ आप अपने घर पर मोबाइल में पढ़ो। 1 घंटे फिक्स, ठीक है। 1 घंटा आपका मैथ और 1 घंटा आपका साइंस, उसी में जितना सवाल होगा सारे सवालों को हम उसी के अंदर सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल और दूसरा सवाल खत्म कर दिया। पहला में आपका 3 4 या 5 सवाल था, दूसरा में 3 सवाल था, तो हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और देखते हैं अपने अगले सवाल को। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे, ठीक है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसको हम लोग एक बार देखेंगे और फिर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल ही लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम सवाल लिख देते हैं। क्या सवाल कह रहा है आपका, यहाँ पर जो सवाल है चौथा वाला, चौथा जो सवाल है वो कह रहा है HCF, किसका HCF, 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है, 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, ज्ञात कीजिए। उधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, कह ये रहा है, सवाल बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या कह रहा है सवाल में, HCF, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि इस सवाल का मतलब क्या है। देखिए सवाल का मतलब आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप प्रश्न ही नहीं जानोगे उसका उत्तर कैसे दोगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि हमको इस गांव जाना है, आप उस गांव के रास्ते के बारे में ही नहीं जानते तो हमको क्या बताओगे, आप नहीं बता पाओगे। इसी वजह से सबसे पहले प्रश्न जानिए, आपको भले उसका उत्तर आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, प्रश्न अगर आपको आ गया तो आप उसका उत्तर ढूंढ लोगे, ये हम विश्वास के साथ आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो एच सी एफ बोले तो मस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 306 और 657 का, यानी दो संख्याएं हैं, एक है 306, दूसरा है 657। इसका मस दिया है 9, हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम यानी लसा बताइए, किसका बताइए, 306 और 657 का लसा बताइए। तो इसको दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा तरीका, एक तो हम आपसे ये कहें कि आप ऐसे कर लीजिए, 306 और 657 का
इस तरीके से आप लसन निकाल लीजिए। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आपको अभी अभी सवाल नंबर दूसरा में हमने क्या बताया, ये आपकी किताब में ही दिया था, पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करवा लेते हैं तो हमको मिल जाता है HCF गुणित्ते LCM। ठीक है, या तो आप इससे कर लीजिए या तो आप इससे कर लीजिए। क्यों? ये भी आपका फार्मूला है और ये तो नॉर्मल है, आप जानते हो। ठीक है, इससे करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाता है, इस वजह से हम प्रेफर करेंगे कि आप इसको अपनाइए। ये फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या का अगर हम दूसरी संख्या से गुणा कराएं तो वो हमारे मस गुणे लस के बराबर होता है। तो देखिए, पहली संख्या जो हमारा है वो दिया है, कितना दिया है? 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है? 657 है, बराबर HCF बोले तो मस कितना दिया है? 9 दिया है, लिखा है ना HCF 306 और 657 का कितना दिया है? 9 दिया है, तो 9 लिख देते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? LCM, तो LCM की जगह LCM लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको अगर हल करें तो क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर कितना? LCM के। तो 9 से चाहे इसको काट दीजिए और चाहे इसको काट दीजिए, तो हम ये बड़े वाले को काटेंगे। तो 9 से अगर हम इसको काटते हैं 657 को, तो 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27 यानी 73 आ गया। अब इस 73 का गुणा 306 में करवा लेते हैं। तो चलिए 306 में गुणा करवाते हैं, किसका? 73 का। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 3 3 2 और 2, यानी ये हो जाएगा 22 33 8। हमने कैसे गुणा करवाया? देखिए, तीछक 18 की 8 और यहाँ पर 3 जीरो हम जीरो तो 1, 3 त्रिक का 9 और 6 सते 42 और 7 त्रिक 21। तो हमने यहाँ पर गुणा करवा दिया। आप भी गुणा करवाओगे तो आपका भी इतना ही आएगा। कितना? 22 33 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग LCM बराबर क्या लिख देंगे? 22 33 8। ये क्या आया हमारा? ये आ रहा है हमारा LCM। ठीक है, LCM को बहुत लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोल देते हैं। लोएस्ट नहीं, लिस्ट होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम समाप वर्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक, अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? उम्मीद करते हैं आपको ये जो चौथा प्रश्न है समझ में आया होगा। आप कहोगे सर क्या इससे नहीं आएगा? आएगा, इससे भी करोगे तब पर भी आपका इतना ही आएगा। बट हमने आपको बताया ये वाला रास्ता थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आपको सोचना विचारना पड़ता है कि किस संख्या से कटेगा या किस संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, जबकि इसमें आपको सोचना विचारना नहीं पड़ा। आपने पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मसा गुणित लसा कर दिया। तो यहाँ पर पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बराबर मसा है 9, लसा है आपका बताना। ठीक है, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 9 से अगर हम इसको काटे 73 बार में कट गया। 73 का 306 में गुणा करवा दिए तो 22 33 और 8 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। तो इसको हम लोग करते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और 5वां क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका। यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ दिया। अगर आपके पास किताब है तो क्वेश्चन नंबर 5वां आप देखिए। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा है, सबसे पहले मतलब समझिए। जांच कीजिए कि क्या संख्या 6 की पावर जो n है इसका इकाई का अंक, ध्यान दीजिए, अंक 0 पर समाप्त होता है से मतलब है उसका इकाई का अंक क्या 0 आता है। तो यहाँ पर हमको ये पता करना है
क्या इसका इकाई का अंक 0 आएगा? अगर 0 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग कह देंगे गलत है। ठीक है, तो यहां पर जहां जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, यहां एक नहीं लिख देते, n बराबर क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, हमको जांच करके बताना है कि 6 की पावर n क्या अंक 0 पर समाप्त होता है। अगर ये अंक 0 पर समाप्त होता है तो ठीक है, नहीं समाप्त होता तो उसका भी रीजन आप बताइए। जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है उसका शुरुआत 1 से होता है। किससे होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप पढ़ते चले जाइए, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जबकि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरुआत करता है। ठीक है, यानी अगर हम 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, इधर चलते हैं, तो ये तो है नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम 0 से शुरू करते हैं, यानी 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हैं, तो ये हमारा है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और ये है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो हमें पूर्ण संख्या नहीं लेना है, हमको नेचुरल नंबर लेना है, मतलब प्राकृतिक संख्या लेना है जिसकी शुरुआत 1 से होगी। मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग n बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? n बराबर 1 रखने पर, n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 6 की पावर क्या हो जाएगा? 1। तो आप जानते हो 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता है। अब आप क्या करेंगे? अब आप n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर कितना रखना है? 2 रखने पर, तो जब आप n बराबर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब ये होता है 6 को आपको 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार, यानी 6 गुणते 6। तो आप जानते हो 6 गुणते 6 मतलब कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब n बराबर 3 रखना है। ठीक है, n बराबर क्या रखना है? 3 रखने पर। तो जब आप n बराबर 3 रखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं। 6 की पावर 3, तो 6 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। तो 6 छक्का 36 छक्का कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो आप एक चीज गौर करना, यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है। इवन अगर आप 4 रखोगे, यानी n बराबर 4 रखोगे, तब पर भी आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1296 आएगा। 1296, अगर आप n बराबर 4 रखते हो, ऐसे लिख दें यहाँ पर, n बराबर 4 रखने पर, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। 6 की पावर 4, इसका मतलब 6 4 बार लिखा जाएगा ऐसे। तो 6 छक्का 36 छक्का 216, 216 में अगर हम 6 का गुणा करा दें तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 1296 आ गया। आप 1296 में भी देखो, इसका इकाई का अंक कितना है? 6 है। ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार आगे भी, इसी प्रकार आगे भी, यानी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है, लेकिन जो इकाई का अंक है वो हमारा 0 पर समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा। तो क्या ये किसी भी घात में लगा देंगे, कोई भी संख्या लिख देंगे, 0 पर समाप्त नहीं होगा? तो नहीं होगा। कैसे? समझिए, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा हम नॉलेज थोड़ा ज़्यादा बताएं, थोड़ा डीप नॉलेज बताएं, ठीक है, क्योंकि आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हो, इतना ज़्यादा आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपका दिमाग थोड़ा और विकास करेगा। ये हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे 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 हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते थे, ठीक है, जितना अब सोच पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा हम थोड़ा
और हाई लेवल का नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। हाई लेवल हालांकि है नहीं, फिर भी थोड़ा सा आप सुनिए, ठीक है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि ये बताइए किसी भी इकाई के अंक में जीरो आता है, आप कहोगे हाँ जीरो आ सकता है। हम पूछे क्यों आता है। किसी भी इकाई के अंक में, जैसे हमने 30 लिख दिया, हमने 50 लिख दिया, हमने 70 लिख दिया, तो इसके इकाई के अंक में जीरो है। तो आप कहोगे सर इसके इकाई के अंक में जीरो है, इसका क्या कारण हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए हम लोगों को। तो इस पर आपने और हमने मिलकर विचार किया, तो क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि देखिए सर, किसी भी इकाई के अंक में जीरो आने का दो रीजन होता है। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी इकाई के अंक में जीरो आने का केवल दो रीजन होता है। पहला, या तो इकाई का अंक, या तो इकाई का अंक से जीरो में गुणा किया जाए, गुणा किया जाए, यानी इकाई के अंक का जीरो में गुणा किया जाए। जैसे हम अगर 15 में 10 का गुणा कर दें, तो 10 में इकाई का अंक यहाँ जीरो है, यहाँ पर इसका इकाई का अंक 5 है, तो अगर इसका गुणा कराएंगे तो हमारा 150 आएगा, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, जीरो। यानी हम इकाई के अंक से जीरो में गुणा करवा देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आ जाएगा। पहला रीजन, किसी भी संख्या की इकाई के अंक में जीरो आने का पहला रीजन यही है, उसका जीरो से गुणा करवा दिया जाए। दूसरा दूसरा रीजन आपको बताते हैं। दूसरा रीजन ये है कि किसी भी सम संख्या का, किसी भी सम संख्या का 5 से गुणा करवा दिए, किसी भी सम संख्या का क्या करवा दे, 5 से गुणा। तो अगर हम किसी भी सम संख्या का 5 से गुणा करवा दें, तब पर भी इकाई का अंक आपका यहाँ पर जीरो ही आएगा। कैसे, देखिए, अगर आप 2 का गुणा या 4 का गुणा या 6 का गुणा या 8 का गुणा 5 से करवा दें, तो अगर आप देखोगे तो 5 दूना 10 इकाई के अंक में जीरो आ जाएगा, 5 चौक 20 इकाई के अंक में जीरो, 5 छक 30 इकाई के अंक में जीरो, 5 आठे 40 इकाई के अंक में जीरो। यानी किसी भी संख्या का अगर हम 5 से गुणा करवा दें और वो संख्या सम रहे, यानी उसका इकाई का अंक क्या रहे, सम रहे, और उसमें हम 5 से गुणा करवा दें, तो रिजल्ट हमारा इकाई का अंक में जीरो आना फिक्स है। तो हमने आपको दो रीजन बताया किसी भी संख्या के अंक में जीरो आने का, ठीक है, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक में जीरो आने का दो रीजन हमने आपको बताया। पहला, इकाई के अंक का आप जीरो से गुणा करवा दीजिए, या 5 का किसी सम संख्या से गुणा करवा दीजिए, तभी जीरो आएगा, अन्यथा जीरो कभी नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखिए 6 को, अगर आप 6 का खंड करोगे तो 2 आएगा और 3 आएगा। आप कहोगे सही बात है सर, 2 और 3 आएगा, तो क्या इसमें 5 आ रहा है, नहीं। क्या इसका जीरो से गुणा हो रहा है, नहीं। यानी ना तो इसमें 5 आ रहा है, अगर 5 आता तो 5 दूना 10, संभव था कि जीरो पर यह समाप्त हो जाता, बट यहां पर केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। यानी इकाई के अंक में अगर आपको जीरो लाना है तो 2 और 5 का आना फिक्स है, यहां पर केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जीरो पर समाप्त नहीं होने वाला है। यानी यहां पर अगर 5 रहता और 2 रहता तो 5 दूना 10 हो जाता, 10 तिहाई 30, हो सकता था ये जीरो पर समाप्त हो जाए, बट ये नहीं हुआ। तो हमने लिखा n बराबर 1 रखने पर 6 आया, n बराबर 2 रखने पर 36 आया, n बराबर 3 रखने पर 216 आया, n बराबर 4 रखने पर 1296 आया। इसी प्रकार आगे भी हमने कहा कि इसका जो इकाई का अंक है, इसी प्रकार आगे से भी मतलब है कि ऐसे हम आगे करते हुए चले जाएंगे। हमने निष्कर्ष में क्या निकाला, हमने निष्कर्ष में ये निकाला कि इसके इकाई के अंक में 6 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो यहां पे लिख देंगे 6 की पावर n संख्या अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगा या नहीं होगी, ठीक है। यानी 6 की पावर n जो संख्या है हमारा, वो जीरो पर समाप्त
नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने एकदम डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि किसी भी तरीके से आपको कोई भी इसमें शंका न रह जाए, यानी कोई भी डाउट न रह जाए। ठीक है, अच्छा, कुछ संख्या हम बताते हैं जिसके इकाई के अंक में वही रहता है जो उसका इकाई का अंक रहता है। जैसे इसका इकाई का अंक 6 है, तो 6 के पावर आप कुछ लगा दीजिए, इकाई के अंक में 6 ही आएगा। तो ऐसी कुछ संख्याएं और हैं, उनको हम लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा, अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक में 0 है तो उसके पावर आप कुछ भी लगा दीजिए, इकाई का अंक 0 ही आएगा। जैसे 10 के पावर अगर हम 2 लगाते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में इकाई का अंक कितना होता है? 0। अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 होता है, उसके भी इकाई के अंक में क्या है? 0। यानी किसी भी संख्या के अंक में अगर 0 है और उसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो रिजल्ट में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। वैसे ही एक संख्या है 1, अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक में, जैसे हमने 81 की पावर 2 लिख दिया, अगर आप देखोगे कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, और एक संख्या है 5, अगर 5 किसी भी संख्या का इकाई का अंक है तो उसके पावर आप कुछ भी लगाओगे तो 5 ही आएगा। और एक संख्या तो आपके सामने पड़ी है 6, यानी 4 संख्या ऐसी है जिनमें अगर ये इकाई के स्थान पर हैं और इनके पावर कुछ भी लगा है तो इकाई का अंक वही होगा जो ये हैं। यानी अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। आप खाली समय में ट्राई करके देख सकते हो कि क्या ये सही है, और ये 100% आपको सही रिजल्ट देगा। ठीक है, अच्छा, ये सवाल हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज की इस क्लास में कुल यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। बचे जो क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास ये समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। एकदम हम बेसिक से डिटेल में आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी शंका या समाधान, मतलब शंका न रहे। ठीक है, सारे शंकाओं का समाधान हो जाए, मतलब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल के बगल में देखिए सब्सक्राइब का बटन है, वहां पर आप ऐसे प्रेस कर दीजिए, यानी दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है जब भी हम लोग वीडियो लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप वीडियो तुरंत देख पाते हो। और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप अपने दोस्तों से, जो शेयर का बटन है उस पर शेयर पर क्लिक करके आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो 3 दिन हम लोगों का मैथ रहेगा और 3 दिन हम लोगों का साइंस रहेगा, और संडे को हम लोगों का जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी उसको पढ़ा जाएगा, फिर उस पर लाइव आकर या रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर या आपसे ऐसे ही लाइव में बातचीत करके सुलझाया जाएगा। ठीक है, और पढ़ने में मन नहीं लग रहा या कोई और समस्या आ रही जिससे आपका पढ़ाई से मन भटक रहा तो आप उसको भी बता सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि आप कैसे आसानी से पढ़कर अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। चलिए, मिलते हैं आपसे इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।